हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस। आज के इस वीडियो में हम द विंटर द विंड ब्लोज के एपिसोड नंबर 3 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुम लोगों ने अभी तक पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड जिन लोगों ने देख लिया है वो लोग तैयार हो जाओ आगे की कहानी जानने के लिए। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एपिसोड 2 के एंडिंग से। हम देखते हैं कि ओ योंग ओसू को कहती है अगर उसे सच में पैसे चाहिए तो उसे ट्रेन के आगे धक्का देकर मार देने के लिए। इससे बढ़िया मौका उसे और नहीं मिलेगा। इतने में वहां पे ट्रेन आ जाती है और ओ योंग अपने आप ही ट्रेन के आगे कूदने वाली होती है, बट ओसू उसे बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ एक जगह पर बैठे होते हैं। ओ योंग कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जरूर धक्का दे देती। ओसू कहता है कि तुम्हें शायद अब तक विश्वास नहीं हुआ होगा कि मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस अपने बहन के साथ अपने संबंध ठीक करना चाहता हूँ। योंग कहती है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें मर जाना चाहिए। यहाँ पर ओसू को अपने पुराने बातें याद आने लगती है जब एक एक्सीडेंट में उसके बहुत करीबी एक पर्सन की मौत हो गई थी। वो ओ योंग को कहती है दिस इज द मोमेंट व्हेन आई फील मुझे मर जाना चाहिए। इस दुनिया में मेरी एकमात्र सगी बहन जब मुझे कह रही है पैसों के लिए उसे मार देने के लिए, ये सुनकर मुझे मरने की बात याद आने लगती है। यहाँ पर ओ योंग भी रो पड़ती है एंड उन दोनों के बीच रिलेशन थोड़ा सा ठीक होते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ वैंग मीरा को डांट रही होती है क्योंकि उसने योंग को ओसू के साथ अकेला छोड़ दिया था। एंड मीरा की एक बात हमें यहाँ पे पता चलती है कि वो ओ योंग के साथ इसलिए दोस्ती बनाए रखती है ताकि उसे पैसे हड़पने में आसानी हो। ये बात पार्क और हन भी पीछे बैठे हुए सुन लेते हैं। हम देखते हैं कि ओसू और पार्क अभी ओ योंग के घर पर ही रह रहे हैं। उस दिन रात को ओसू योंग के कमरे में जाता है और उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ योंग को शक हो गया है कि ये वाला ओसू नकली है और वो असली ओसू का रूममेट है जिसके 1 साल पहले योंग मिली थी। ये सुनकर ओसू मजाक में इस बात को इग्नोर कर देता है और योंग के लिए खरीदे हुए नेकलेस को उसे पहनाने जाता है, बट योंग कहती है मुझे ये सब बेमतलब की चीजें नहीं चाहिए। 21 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तब जाने से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आओगे। वो क्या चीज है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तुम्हारा टेस्ट है जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम असली ओसू हो। ओसू यहाँ पर थोड़ा स्माइल करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह पार्क देखता है कि उनके घर की एक मेड ओसू के कमरे से बाहर निकल रही है और उसके हाथ में एक रेजर है जो कि वो ले जाकर ली को दे देती है। असल में ली ये रेजर ले जाकर डीएनए टेस्ट करवाने वाला है। ये सब पार्क चोरी छुपे सुन रहा होता है एंड वहाँ पे ओसू भी आ जाता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी टेंशन में आ जाते हैं। पार्क उसी दिन हन के साथ असली ओसू के घर पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके कमरे के सारे चीजें कचरे के ट्रक में फेंक दिया गया है। वो दोनों किसी तरह ट्रक को रोकते हैं और उसमें से असली ओसू के यूज किए हुए रेजर को ढूंढ कर निकालते हैं। पार्क और हन बहुत खुश होते हैं। पार्क शाम को जब घर लौटता है और वो देखता है कि योंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। पार्क उसे देखकर छिप जाता है। वो देखता है कि योंग अपने आप लाइट के स्विचेस को ऑफ कर रही है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और ओसू को जाकर बोलने लगता है कि ओ योंग तो सिर्फ अंधी होने की एक्टिंग कर रही है। ओसू कहता है शायद ये जस्ट एक कोइंसिडेंस होगा। पार्क कहता है बट उसने स्विच बोर्ड को ढूंढने के लिए दीवार का इस्तेमाल भी नहीं किया, डायरेक्ट उसने सारे लाइट्स को ऑफ कर दिए। ऐसा तो नहीं कि योंग ब्लाइंड ना हो और उसे पता हो कि हम लोग ब्लफ कर रहे हैं। ये सुनकर ओसू को भी थोड़ा शक होने लगता है। अगले दिन जब योंग और मीरा जॉगिंग के लिए जाते हैं ओसू भी उनके साथ जाता है और रास्ते में मुंह उसके लिए खड़ा होता है। मुंह ओसू को कहता है तुम उसे मार क्यों नहीं देते, उसको मारने के बाद सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। ओसू कहता है तुम्हें क्या लगता है उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग मुझे इतने आसानी से सब कुछ दे देंगे। उसको मारने के बाद होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इससे उनको मेरे असली आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा एंड दैट्स ऑल, खेल खत्म। मुंह कहता है तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। ओसू ये सुनकर स्माइल करता है और दोबारा जॉगिंग करने लगता है। इस तरह वैंग ओसू के गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और डायरी वगैरह में हैंडराइटिंग ये सब चेक करने लगती है एंड तभी ओसू भी कमरे में घुस जाता है। वैंग जल्दी से सारे चीजों को रखती है और कहती है कि वो तो सिर्फ लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने आई थी। इतना बता के वो वहां से चली जाती है।
ओसू ने अपने कमरे में कैमरा सेट करके रखा होता है, तो उसके फुटेज से उसे पता चल जाता है कि वैंग तो उसके चीजों को चेक कर रही थी। तो ओसू गुस्से में ब्रेकफास्ट के टेबल के पास जाता है और वैंग को उल्टा सीधा सुनाता है, वो भी सबके सामने, और उसको बाहर बुलाता है बात करने के लिए। ओसू और वैंग ओयोंग के बचपन को लेकर बातें करते हैं। वैंग बताती है कि ओयोंग के बचपन में बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बट उसके ब्लाइंड हो जाने के बाद सारे लोग उससे दूर जाने लगे। कुछ रह गए तो सिर्फ उसके पैसों की वजह से। ओसू कहता है, मैं योंग को लेकर थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहता हूँ। वैंग कहती है, नहीं, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती। इतना बता के वो अंदर जा ही रही होती है, तभी उसके पास ली का कॉल आता है। वो डीएनए टेस्ट के बारे में सब कुछ बताता है। ये बात ओसू पीछे से सुन लेता है और वो हन को कॉल करता है, और हम देखते हैं कि हन अपने गाड़ी से ली का पीछा कर रहा होता है। इस तरफ योंग अटॉर्नी जेंग के साथ होता है। वो कहती है कि मैं एक विल लिखना चाहती हूँ जिसके मुताबिक मेरे नाम पर जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब ओसू को मिलेगा और वो मेरा लीगल गार्डियन बन जाएगा। तभी कमरे में वैंग आती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इस कंपनी की चेयरमैन बन पाई हो सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारी लीगल गार्डियन थी, इसीलिए शेयर होल्डर्स ने इस चीज को अलाउ किया था। तुम मुझे सेक्रेटरी, एम्प्लॉय, बेबी सीटर जो भी मानो, बट मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, सो मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं दे सकती। यहाँ पर योंग भी उसे कहने लगती है कि उसे पता है कि वो वैंग के बिना कुछ नहीं कर सकती और ना ही पास्ट में कुछ कर पाती। ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। योंग कहती है कि तुम जितना भी बोल लो, बट मैं ये कभी मानने नहीं वाली कि मेरे फादर की डेथ नेचुरल थी और मेरे ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो ब्लाइंडनेस है उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। ओयोंग जब ये सब सुनाकर बाहर जाने के लिए गेट खोलती है, तब हम देखते हैं कि ओसू बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था और वो ब्रेन ट्यूमर की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अगले सीन में वैंग अटॉर्नी जोंग को कहती है कि मैंने पिछले 21 सालों से योंग को अपने बेटी की तरह ट्रीट किया है। अगर मुझे लगा कि ओसू असली है और वो सच में योंग का गार्डियन बन सकता है, तो मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तब तक के लिए उसे विल मत बनाने देना। मीनवाइल ओसू और योंग गाड़ी में होते हैं। वो दोनों घूमने जाने वाले होते हैं। योंग कहती है, क्या तुमने उस चीज का इंतजाम किया है जिसके बारे में तुमने प्रॉमिस किया था? तो ये सुनकर ओसू थोड़ा नर्वस हो जाता है और बात को घुमाने लगता है। खैर, इसके बाद वो दोनों किसी मेले में जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं और कुछ बच्चों वाले खेल वगैरह खेलते हैं। दूसरी तरफ ली डीएनए टेस्ट के लिए एक लिफाफा लेकर लैब में जा रहा होता है और अंदर प्रोबेबली वो रेजर होता है। यहाँ पे हन उस लिफाफे को एक दूसरे लिफाफे के साथ बदल देती है, बट ली उसे पकड़ लेता है बिकॉज ली के लिफाफे पर उसके कंपनी के इनिशियल्स बने होते हैं। दूसरी तरफ उसी दिन रात को ओसू देखता है कि योंग सबके सोने के बाद अकेले कहीं पर जा रही है, तो वो उसका पीछा करने लगता है और देखता है कि योंग ग्रीन हाउस के अंदर जा रही है और वहां पे एक सीक्रेट रूम के अंदर घुस जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकल जाती है, तब ओसू चोरी छुपे उस कमरे में घुसता है। वहां पे बहुत सारे डीवीडी कैसेट्स रखे होते हैं। ओसू जब उनमें से एक कैसेट को प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि ये ओसू और ओयोंग के मदर का कमरा है और वो सू और योंग के बचपन के मेमोरेबल मोमेंट्स को शूट करके रखती थी। इन वीडियोस को देखकर ओसू काफी इमोशनल हो जाता है। इस तरफ योंग को याद आता है कि उसने अपने एक खिलौने वाली घंटी को ग्रीन हाउस में ही छोड़ दिया है, तो वो दोबारा उसे लेने वापस आती है और उसके पैरों की आवाज सुनकर ओसू छुप जाता है। बट ओयोंग अपने इंस्टिंक्ट से पता कर ही लेती है कि कमरे में कोई तो है। एंड यहाँ पर एपिसोड 3 की कहानी खत्म हो जाती है। सो अगर तुम लोगों को आज के वीडियो पसंद आया है, देन वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। 97% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो रोज वीडियो देखते हैं।